तो जनता के जागरण के बिना ये संकट नहीं रुक सकता। लॉकडाउन नहीं तो फिर मास्क की जरूरत है, सुरक्षित दूरी की जरूरत है, सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की जरूरत है। कोरोना महामारी में हो रही लापरवाही को रोकने सीएम शिवराज ने स्वास्थ्य आग्रह अभियान की शुरुआत की। वे अगले 24 घंटों के लिए मिंटो हॉल में बैठ गए हैं। यहीं से लोगों से वर्चुअली संवाद कर रहे हैं और कामकाज भी। उनकी इस नई कवायद को नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नौटंकी करार दिया है। लेकिन कार्यक्रम में मौजूद लोग और खुद मुख्यमंत्री उस समय हैरान रह गए जब चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह हाथ में एक कागज लिए मंच पर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री की मुहिम का समर्थन किया। वैक्सीन की कमी, बिल्कुल वैक्सीन खत्म हो गई गुना जिले में। वहाँ लोग अस्पताल में बैठे हैं, वैक्सीन नहीं है, पहली बात। दूसरा, डॉक्टर्स की कमी है और पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सहयोग देने में कभी पीछे नहीं हटी है और ये खुले में बैठे, अच्छी बात है। हमने आके अपनी समस्या बता दी उनको। जी, आश्वासन दिया। बीजेपी और संघ के कटु आलोचक दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह के यूं सीएम के मंच पर जाने के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, वो भी ऐसे कार्यक्रम में जिसकी खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आलोचना की हो। उनके इस कदम का असल मकसद तो वही जाने, लेकिन पार्टी ने उनकी इस मुलाकात से कन्नी काट ली है। देखो, लक्ष्मण सिंह जी गए हैं, वो अपने निजी तौर पे गए हैं, बड़े नेता हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं मानता। गए होंगे तो कुछ सोच समझ के गए होंगे। और जहाँ तक पार्टी के ऊपर बयानबाजी का है, यदि पार्टी का उनको कोई भी बयान अनुशासनहीनता के दायरे में है तो पार्टी उस पर निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। इस मंच तक आ गए जहाँ सरकार बैठी है, अर्थात सरकार के मुखिया यहाँ बैठे हैं, अपनी बात कहने के लिए आए। और ये भी जानते हैं कि इस समय जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है उसको किस तरह से रोकने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। मुझे लगता है वो आए, उनका स्वागत है। लक्ष्मण सिंह भी अपने बड़े भाई की ही तरह अपनी बात बेबाकी और साफगोई से रखने में नहीं हिचकते हैं। वे एक समय कांग्रेस छोड़ बीजेपी में भी जा चुके हैं। बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने बीजेपी में जाने का कारण भी बताया था। इस पार्टी को आप समझते भी हैं, कभी आपने भी बतौर सांसद देखा है। बिल्कुल, मैं उसका सदस्य रहा हूं। जी, और लेकिन तब आपका ये हमेशा कहना रहा कि अटल जी की वजह से मेरे मन पर प्रभाव था। निश्चित रूप से मैं आज भी कहता हूं वो एक ऐसे नेता रहे जो माने भी गए कि अटल जी सम्मान नेता थे। जी, इंदिरा जी ने तारीफ की थी। जी। ये वही लक्ष्मण सिंह है जो राहुल गांधी और कमलनाथ के फैसले पर भी सवाल उठाने से नहीं चूकते हैं। उन्होंने हिंदू महासभा के नेता को कांग्रेस में शामिल करने का मुखरता से विरोध किया था। हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ वसूली के आरोप लगने पर उन्होंने कांग्रेस को सरकार से समर्थन वापस लेने की सलाह भी दे डाली थी। इतना ही नहीं, वे अपनी ही सरकार के समय पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बंगले पर धरना भी दे चुके हैं। लक्ष्मण सिंह अपने मिजाज के पक्के हैं। अब उनकी सीएम से मुलाकात का असल मंतव्य क्या है ये वही जाने, लेकिन वे मीडिया की सुर्खियां जरूर बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है लक्ष्मण शिव के साथ। हम ये नहीं कहते वो शिव के साथ हैं, यानी मुख्यमंत्री के जिस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं, जो मुख्यमंत्री लगातार मास्क लगाने और कोरोना से लड़ाई को लेकर मुख्यमंत्री जिस तरह का अभियान छेड़े हैं, उसको लेकर ये जो उनका 24 घंटे का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से लक्ष्मण सिंह पहुंचे हैं वो कई प्रश्न भी खड़े करता है और कई बार सहज और स्वाभाविक रूप से भी उसको देखा जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लक्ष्मण सिंह एक बहुत अलग मिजाज के नेता हैं। लक्ष्मण सिंह एक ऐसे नेता हैं जो राजनीति की धारा के खिलाफ भी वो बहना पसंद करते रहे हैं और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई होने के बाद भी वो तमाम प्रेशर उन्होंने झटक कर उस समय बीजेपी का दामन थाम लिया था जब अटल जी अपने पूरे शबाब पर थे और वो एनडीए के सर्वमान्य नेता के तौर पर 2000 के आरंभ में अपनी सरकार के साथ भी केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज थे और बाद में उन्होंने दामन छोड़ भी दिया बीजेपी का और फिर कांग्रेस में लौट आए। लेकिन समय समय पर कांग्रेस की नीतियों की और ख़ास तौर से कमलनाथ जी को लेकर ये माना जाता है कि समीकरण उनके बेहतर नहीं बैठते हैं, इसलिए कई प्रश्न उठे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता प्रवक्ता कृष्ण गोपाल पाठक, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अविनाश सिंह बुंदेला
और ग्वालियर से पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ हैं। चलिए सबसे पहले इन सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सत्यप्रकाश जी की टिप्पणी से हम शुरुआत करते हैं। सत्यप्रकाश जी, किस तरह देखते हैं आप इसको, और पहली टिप्पणी आपकी। जी शरद जी, सबसे पहले तो कोई सी भी लड़ाई हो, चाहे वो सामाजिक हो या किसी आपदा से आई हो, बगैर सामाजिक सहयोग के सरकारें उससे निपटने के लिए नाकाफी नहीं होती। शिवराज सिंह जी का जो स्टेप है वो वाकई सराहनीय स्टेप है, क्योंकि कम्युनिटी को वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये 24 आवर्स का उनका जो आग्रह है वो बहुत ही सराहनीय है, मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। जनता में इसका अच्छा मैसेज आएगा। उन्होंने एक चीज और भी कही है, आपने शायद ध्यान दिया होगा, कि हम एक्रेडिटेड कोरोना वॉलंटियर्स को भी रजिस्टर्ड कराएंगे। वो ऐसी स्थिति में ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से लड़ाई में सरकार का सहयोग करें। अब रही बात आपके मुद्दे की, एक्चुअली आपने देखा होगा पिछली कमलनाथ जी की जो गवर्नमेंट रही है, उस गवर्नमेंट में लक्ष्मण सिंह जी के भतीजे यानी कि दिग्विजय सिंह जी के सपूत जयवर्धन सिंह जी सेकंड टर्म के एमएलए थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2 बार के एमएलए, 5 बार के सांसद, उनको मंत्री ना बनाना कांग्रेस में कहीं ना कहीं इसको इस रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं नहीं कहीं वो अपने लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी उस राह पर चल चुके हैं, भले ही उन्होंने अटल जी का नाम लिया हो आपके साथ। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि अगर कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आती भी है तो क्या उनका नंबर आएगा, ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। जब वो इतने बार की इतनी सीनियरिटी लेने के बावजूद भी सरकार में शामिल नहीं हो सके, तो आगे भविष्य उनका क्या है कांग्रेस में। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो अपना एक पिच बना रहे हैं जिससे आगे की अपना भविष्य किसी दूसरी पार्टी में खेलना चाह रहे हैं, ये मुझे ऐसा दिखता है। बुंदेला साहब, कई बार राजनीति में जब विश्वसनीयता का स्तर काफ़ी कम हो जाता है, और आज राजनीति में ही नहीं समाज के कई क्षेत्रों में, जिसमें आप पत्रकारिता को भी रख सकते हैं, जहाँ भी शक्ति और ताकत है वहाँ अपेक्षित स्तर नीचे गया है, ऐसा समीक्षकों का मानना है। शायद ये भी एक वजह है कि लक्ष्मण सिंह जाते हैं तो 1 साल पहले का घटनाक्रम सबको याद आ जाता है, नाना प्रकार के कयास लगाए जाते हैं। और बात भी सही है कि कांग्रेस व्यापक तौर पर जिस कार्यक्रम को निशाने पर रखकर उसकी आलोचना कर रही है, अगर बात पहुंचानी है तो क्या वही मंच था लक्ष्मण सिंह जी के पास? देखिए शरद जी, सबसे पहले यहाँ ये देखिए कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि लक्ष्मण सिंह जी अपने बयानों में बड़े बिंदास रहे। वो हमेशा जो बात कहना होती बड़ी संजीदगी से कह देते हैं। लेकिन अगर हम आज के घटनाक्रम की बात करें शरद जी, तो यहाँ स्पष्ट देखें, बाकायदा वो एक कागज लेकर गए थे, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य सत्याग्रह पर बैठे हैं तो लक्ष्मण सिंह जी भी अपने एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ की जनता की समस्याओं को लेकर बाकायदा शिवराज जी के पास गए थे। उन्होंने बाकायदा बोला भी कि साहब वैक्सीन की कमी हो गई है, पानी की बड़ी समस्या है, गर्मी में कई सारी उनकी समस्याएं थी। बाकायदा जो उनने ज्ञापन के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी को दिया। लेकिन शरद जी, यहाँ समझने वाली बात दूसरी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आज शिवराज सिंह चौहान जी को 13 महीने बाद, 13 महीने से कोरोना है, 13 महीने शिवराज जी हैं, 13 महीने लग गए शिवराज जी को अपने 20 बच्चों को मास्क पहनाने में, समझाने में कि मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलो। 13 महीने लग गए उनको सब लोगों को समझा। अरे साहब, हम 13 महीने से लगातार मोबाइल पर सुन रहे हैं अमिताभ बच्चन जी की आवाज में, 1.5 मिनट तक चलता है वो, कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और 85 करोड़ मोबाइल हैं शरद जी इस देश में। 130 करोड़ की अगर आबादी है तो लगभग 85 से 90 करोड़ मोबाइल हैं। तो ये बात देश का, प्रदेश का अधिकतर व्यक्ति जानता है। अगर यहाँ बात आती है शिवराज जी की कि जनता सहयोग नहीं कर रही है, तो मैं शरद जी क्षमा चाहूंगा, हाथ जोड़ के शिवराज जी से कहूंगा, जनता से आप कितना सहयोग चाहते हैं? बेचारी जनता ने 70 दिन का लॉकडाउन झेला। एक व्यक्ति ने अपनी सनक मिटाने के लिए कहा कि ताली और थाली बजा, तो जनता ने ताली और थाली भी बजाई। बेचारी ये वो जनता है जो 103 रुपए का पेट्रोल ले रही, 900 रुपए का LPG सिलेंडर ले रही है। ये वही जनता है, जब आपने कहा मोमबत्ती जलाओ 9 मिनट तक, तो उसने टॉर्च और मोमबत्ती भी जलाए। ये वही जनता है शरद जी जिसने बाकायदा नोटबंदी भी झेला है। अपने जो बाकायदा जमा पूंजी थी उसको जमा कराने के लिए बैंकों की लाइन में भी लगा।
आप कितना जनता से सहयोग चाहते कि जनता ने शरद जी पूरा सहयोग किया। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, अगर आज शिवराज जी को ये सत्याग्रह, स्वास्थ्य सत्याग्रह करना पड़ रहा है, क्या कारण है? क्या सिंधिया जी से परेशान है, या नरोत्तम जी से परेशान है, या अपनी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से परेशान है? सबसे पहले शिवराज जी को ये निर्णय करना होगा, ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना होगा, क्यों परेशान क्यों हैं और क्यों ये नौबत आई, आप मुझे बताएं। चलिए, मैं आता हूं, अभी बहुत वक्त है आपके पास, लेकिन जब आप थाली बजाने से लेकर तमाम निर्णयों की बात करते हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जिस सरकार के बारे में आप बात कहते हैं वो भी एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, जनता के वोट से चुनी हुई सरकार है, और उस सरकार को अगर आपको पीछे धकेलना है तो आपको अपने को एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होगा उसी जनता के सामने, क्योंकि इसको नज़रअंदाज बुंदेला साहब नहीं किया जा सकता है। बाकी आपकी सारी आलोचना एक प्रतिपक्षी दल के नाते महत्वपूर्ण हो सकती है, होनी भी चाहिए, और यह आपका बिल्कुल अधिकार भी है एक विपक्षी दल के नाते। वो तमाम आलोचना अपनी जगह है, लेकिन ये भी बड़ा प्रश्न है कि इसके बाद भी जिस सरकार की आप आलोचना करते हैं उस सरकार को जनता ने चुना है, और आपके पास ये शक्ति है कि आप अपने को बेहतर साबित करें और चुनावी प्रतिस्पर्धा में अपने को बेहतर साबित करके खुद प्रमुख भूमिका में आए, और यही चुनावी द्वंद्व है। कृष्ण गोपाल पाठक जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का। पाठक जी। शरद जी, आज सबसे पहले तो मैं पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनके प्यार से, उनके स्नेह से, उनके आशीर्वाद से, उनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, और ना सिर्फ बना है बल्कि हमने बड़े होने का फर्ज भी निभाया है। आप देखिए, आज ही मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान ने सत्याग्रह आग्रह किया है, निश्चित तौर पर राजनीति सरोकार भरी होना चाहिए, नवाचार भरी होना चाहिए। और शिवराज जी के आज के दिन, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन आज जो प्रयोग किया गया है सत्याग्रह आग्रह का, निश्चित तौर पर उसने नवाचार और सरोकार भरी राजनीति को एक नई दिशा देने का कांग्रेस के नेताओं को बुलाने का प्रयोग तो नहीं है उसके साथ साथ। जी देखिए शरद जी, मेरा ये मानना है कि सरोकार और नवाचार भरी राजनीति में अगर देश हित, समाज हित और लोगों का स्वास्थ्य हित सदता हो तो पूरे देश के राजनीतिक दलों को एक मंच पर दिखना चाहिए। और लक्ष्मण सिंह जी का तो हम अभिनंदन करते हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस सत्याग्रह आग्रह में, नवाचार में, सरोकार भरी राजनीति में अपना समर्थन दिया है और उस मंच पर आकर विराजित हुए हैं। वास्तव में आज कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी न सिर्फ चूक गए बल्कि शिवराज जी के सत्याग्रह आग्रह को नोटंकी करार देकर जनता की नजरों में भारी गलती और अपराध कर गए। ये उसी तरीके का अपराध है शरद जी, जिस तरीके का अपराध इन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन को शंकास्पद बनाकर संदेहास्पद बनाने का काम किया था। मेरा ये मानना है कि आज हमारे निश्चित तौर पर गौरवशाली दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी गौरवान्वित हूँ कि हमने न सिर्फ आज नवाचार किया है, सरोकार भरी राजनीति की है, बल्कि हमने मोदी सरकार के 7 साल में और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के 16 साल में भी मध्य प्रदेश ही नहीं देश में राजनीति को नए सरोकार और नए नवाचार देने का काम किया है शरद जी। और आज हम देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते हैं कि राजनीतिक भूल भलैयों से परे हटकर शिवराज जी ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का जो 24 घंटे का अभियान चलाया है, सत्याग्रह आग्रह, उसके साथ अगुवाई करें। हम तो बोल रहे हैं, ना सिर्फ साथी बने, उनकी अगुवाई में हम भी चलने को तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चलने को तैयार है। इस नाते में लक्ष्मण सिंह ही नहीं, कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों के जितने नेता इस सत्याग्रह आग्रह को अपना समर्थन देंगे, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नवाचार भरी और बिल्कुल, मैं आता हूं सर, बहुत समय है अभी आपके पास, अभी बहुत समय है पाठक जी, पर्याप्त समय आप दोनों के पास, बुंदेला जी के पास भी और आपके पास भी। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी की तरफ मैं आता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मुख्यमंत्री की ये पहल पर भी एक सवाल आपसे मैं लेता हूं। बड़ी सोच विचार कर उन्होंने ये फैसला लिया है और एक तरह से वो लॉकडाउन और कोरोना के बीच में खड़े होकर उन्होंने अपना ये स्वास्थ्य आग्रह आरंभ किया है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन और कोरोना के बीच में मैं खड़ा हूं और आपसे कह रहा हूं कि कोरोना को भी रोकना है, लॉकडाउन को भी रोकना है। क्या कहेंगे? शरद जी, ये बड़ी चिंता का विषय है।
पूरे देश में 4 लाख, पूरे विश्व में 4 लाख के लगभग कोरोना केसेस आ रहे हैं। हिंदुस्तान में उसका 20% केवल हिंदुस्तान में लोड आ रहा है, और मध्य प्रदेश भी 5% के पॉजिटिविटी से तो बहुत ऊपर है। इंदौर, भोपाल 30% के ऊपर है। ऐसी स्थिति में सरकारें क्या किला कर सकती हैं? जब तक जन सहयोग नहीं होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं, देखो आज अच्छी बात को हमेशा कहनी चाहिए, उन्होंने गांधी जी की स्टैचू के सामने मिंटो हॉल में जब गांधी जी की दांडी यात्रा समाप्त होती, उस डेट को उन्होंने चुना, और आज गांधीवादी स्टाइल में उन्होंने जनता से आह्वान किया है। ये 24 घंटे का उनका जो सत्याग्रह है, आह्वान है या उपवास है, वो कहीं ना कहीं जनता को मोटिवेट करने वाला है। और जनता जब तक मोटिवेट नहीं होगी, तब तक हम इस फाइट के नहीं लड़ सकते। ये फाइट किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, केवल सरकार की नहीं है, ये मानवता को बचाने की फाइट है। और ऐसे में शिवराज सिंह ने जो स्टेप लिया है, वाकई वो राजनीति, सरकार, इन दोनों से हटके कहीं ना कहीं समाज या कम्युनिटी से डायरेक्ट कनेक्ट होने का और महामारी है इस लड़ाई से लड़ने की उनकी अच्छी पहल है। बिल्कुल। और अब रही सही बात, जी बोलिए जी संक्षेप, रही सही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई ना डॉक्टर सत्यप्रकाश की है, ना शरद सर की है, ना डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की है, ना ही हमारे अवनीश बुलेला जी की। ये लड़ाई पूरी मानवता की है। और इस मानवता को बचाने के लिए हमें सबको एक होकर, पूरा विपक्ष मेरे साथ, सब एक साथ खड़े होकर इस लड़ाई में से बिल्कुल, ये लड़ाई तो निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा है। बुंदेला जी की तरफ मैं आता हूं, और बुंदेला जी क्या कहेंगे आप? ये अलग बात है कि एक लड़ाई जो कोरोना के खिलाफ है, लॉकडाउन के खिलाफ है, मुख्यमंत्री जी उन दोनों के बीच में खड़े होकर ये आह्वान कर रहे हैं। अब इसमें गांधी भी जुड़ जाते हैं, इसमें दांडी जैसा जो ऐतिहासिक आंदोलन है उसकी छवि भी देख ली जाती है, और लक्ष्मण सिंह जी की छवि भी इसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि वो भी इसमें शामिल इस नाते हो जाते हैं कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो मुख्यमंत्री के पास आते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए भी इसका जवाब देने का एक तरीका तो वो है, जैसा मोर्चा आपने मजबूती से संभाला है, अपनी पार्टी का पक्ष रखने का भी, लेकिन एक दूसरा मोर्चा शायद ये भी हो सकता था कि आपकी पार्टी भी एक जवाब देती इसी तरह से कि हाँ, हम भी कोरोना के खिलाफ और लॉकडाउन के खिलाफ प्रदेश की जनता को अवेयर करने के मोर्चे पर खड़े हैं। कोई इस तरह का एक रचनात्मक मूवमेंट जो हो सकता है, आप बीजेपी से भी बड़ा खड़ा कर सकते थे, उस पर भी अगर आप विचार करते तो क्या और बेहतर नहीं होता? देखिए शरद जी, एक बात आपको स्वीकार करनी होगी, और मेरे जो मित्र बैठे हैं, वो आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं, उनको स्वीकार करनी होगी कि कोई भी राजनेता, अगर पूर्व मंत्री है, वर्तमान मंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री, अगर कोई भी इस तरह का कार्यक्रम करता है शरद जी, तो कोरोना की जो सबसे पहली गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो टूटती ही है। आज आप शिवराज जी के सत्याग्रह में भी देख लें कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग थी, नहीं थी। आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें जब सबसे पहले जो प्रिंसिपल है कोरोना का, जब वो टूटता, तो इस तरह के आप देखिए जागरूकता फैलाने के कई तरीके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के संदर्भ में जनता को पिछले 13 महीने पर्याप्त जागरूकता पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो चुकी। शरद जी, मैं तो ये कहूँगा लापरवाही कहीं ना कहीं इसमें सरकार की रही है, जो कि सितंबर अक्टूबर से बकायदा इसमें ढील दे दी। उनको लगा कोरोना खत्म हो गया, आपने उठा के 50 कोविड सेंटर बंद कर दिए प्रदेश के, और जब एकदम जनवरी लास्ट वीक से फरवरी से केसेस बढ़ने लगे, तब सरकार चेती कि ये क्या हो गया। मतलब आप जीती हुई बाजी हार गए शरद जी। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, मैं इसमें महाराष्ट्र को भी जोड़ रहा हूँ, मैं इसमें राजस्थान को भी जोड़ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ को भी जोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ राजनीतिक दृष्टि से, कांग्रेस नेता की दृष्टि से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कोई रचनात्मक इस तरह का मूवमेंट, देखिए मूवमेंट जब भी शरद जी, मूवमेंट एक आदमी खड़ा नहीं कर सकता है। मूवमेंट जब भी खड़े किए जाते हैं, देश में जितने भी मूवमेंट खड़े हुए हैं, चाहे वो नमक छोड़ो आंदोलन हो महात्मा गांधी का, चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे वो जल सत्याग्रह हो, कोई भी आंदोलन शरद जी, उसमें एक व्यक्ति तो होता ही नहीं, उसमें तो एक बकायदा व्यक्तियों का समूह होता है। तो कोरोना की सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो तो ये है कि आपको समूह में खड़े नहीं होना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। तो देखिए, और दूसरी बात शरद जी, हम विपक्ष में, हमें ये स्वीकार करना होगा, आज हम कुछ भी करते हैं शरद जी,
तो बाकायदा हम पर कार्रवाइयाँ होती हैं। वो कहावत है ना, आप कत्ल भी करते हैं तो आवाज़ नहीं होती और हम तो यूं ही बदनाम हो जाते हैं। तो ये हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो शरद जी वही वाली स्थिति है। तो मैं वही बताना चाह रहा था। देखिए, बाकी हम रचनात्मक विपक्ष के तौर पे सदैव अपनी सरकार के साथ हैं। अगर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं तो मैं एक अवनीश बुंदेला, एक प्रवक्ता के अलावा एक आम व्यक्ति है, मैं उनकी बात का अनुसरण करूंगा। उनने कहा लॉकडाउन, तो मैं बाकायदा घर में रहा। आपके चैनल पर कितनी बार मैं स्काइप से घर से डिबेट में बैठा, हमने अनुसरण किया, क्योंकि हमको मालूम है कि कोरोना में जो इलाज हैं भारत देश में, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, जो नई बीमारी है तो जो भी इलाज है बाकायदा सबसे पहला उसका इलाज सोशल डिस्टेंस। चलिए आपके मित्र की प्रतिक्रिया लेता हूं मैं, क्या कहते हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी। जी पाठक जी। देखिए शरद जी, मैं मेरे मित्र जी की पीड़ा को समझ सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का मामला यहाँ पर उठाया है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन सब जगह हो रहा है, आज हुआ है सत्याग्रह आग्रह में, लेकिन दलगत डिस्टेंस का आज जो यहाँ पर प्रोटोकॉल तोड़ा है उनकी नजरों में माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने, तो मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। वास्तव में लक्ष्मण सिंह जी की जो आज जो भावना रही हो, हम तो उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, अवनीश जी हो, भावना तो बता दीजिए क्या भावना रही आपकी? तो बड़ी पीएचडी है बीजेपी की भावनाओं पर। जी देखिए शरद जी, हमारी तो यही एक भावना है कि सरोकार भरी, नवाचार भरी और जनहितकारी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश चले। हम तो पूरी 130 करोड़ जनता जनार्दन को अपने साथ रखना चाहते हैं, और यही तो कारण है शरद जी, आज हम 2 सांसदों की यात्रा से हम 303 तक सांसदों की यात्रा तक लोकसभा में पहुंच चुके हैं। उसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। लोगों ने 60 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार देखी, 5 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार देखी। लोगों ने महसूस किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर दिए, 11 करोड़ किसानों को, 40 करोड़ गरीबों को जनधन के 500 रुपए कोरोना काल में अकाउंट में डालने का डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम किया, 12 करोड़ शौचालय दिए, 18 करोड़। ये शरद जी सारी झूठी बातें, निराधार बातें, ऐसा कुछ नहीं हुआ देश में। जनता 103। चलिए आप अपनी बात कर ले, आंकड़ों की बात तो ठीक है, आंकड़े उपलब्ध हैं सब। जी 10-10 हजार रुपये लोन देने का काम किया, और 80 करोड़ गरीबों को कोरोना काल में मुफ्त अनाज देने का काम किया। इसको कोई नकार थोड़ी सकता है। दूसरी तरफ हमने आधारभूत संरचना या कृषि को आगे बढ़ाने के लिए भी 21,933 करोड़ का जो कृषि बजट मनमोहन सरकार का हुआ करता था, एक और चीज भूल रहे हैं आप पाठक साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज भूल रहे हैं आप कि आपने कांग्रेस के अनेक नेताओं का दिल परिवर्तन करके मोम की तरह पिघलाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी उनको खींच लिया। ये भी आपके घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए। शरद जी एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। बोलिए, बुंदेला जी भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इसी भोपाल शहर में भदभदा जो शमशान घाट है, उसमें कोरोना से मृत होने वाले 150 लोगों की लाशें जली, और लोगों को लाश जलाने के लिए, शव जलाने के लिए वहां जगह नहीं मिल रही है। इसी भोपाल शहर में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं लोगों को। ये भी शिवराज शासन काल में हुआ, मोदी शासन काल में हुआ। बाकायदा कई सारे लाखों मजदूर सड़कों पर पैदल चलते हजारों किलोमीटर पैदल चलते दुर्घटना को प्राप्त हो गए, काल के गाल में समा गए। पाठक जी कुछ कह रहे हैं। जी अब शरद जी, निश्चित तौर पर जब इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आती है, समाज में किसी भी व्यक्ति के सामने आती हैं, तो पूरी मानवता का मन दहलाने वाली होती है। इन घटनाओं को हम नकार नहीं सकते। इसीलिए तो आज शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को संदेश देने के लिए सत्याग्रह आग्रह की शुरुआत की है। तो मैं समझता हूं कि शिवराज जी का आज का जो प्रयास है, आज का जो उद्देश्य है, उसको पूरे मध्य प्रदेश की जनता सराह रही है। सिर्फ 2, 4, 5, 7 लोग होंगे, अवनीश जी जैसे, दिग्विजय सिंह जी जैसे, कमलनाथ जी जैसे, जिनको इसमें राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक, मुझे खुशी कि आपने मुझे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के साथ रखा। केजी भाई थैंक यू। अवनीश जी, आप मेरे समय पे जब मैं बोलता हूँ तो सुनते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं, बीच बीच में टोकते हैं। वो उनकी निष्पक्षता की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसको आपने रेखांकित किया है। नहीं तो आप कह देते कि अवनीश जी का भी दिल बदल गया है, तो अवनीश जी के लिए मुश्किल हो जाती बहुत। जी देखिए शरद जी, अवनीश जी कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए और दूसरे के समय पर सुनते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अगर बीच में टोका टाकी करते हैं तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं लगते हैं, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए।
हम तो शरद जी पूरे देश की 130 करोड़ जनता का दिल जीतना चाहते हैं। अरे आप चलती हुई सरकार को टोका-टाकी करते हो, सरकार गिरा देते हो। हम मतलब कैमरे पे भी नहीं टोक सकते आपको। राहुल गांधी जी भी आते हैं, सोनिया गांधी जी भी आती हैं। हम सारे राजनीतिक दलों ही नहीं, पूरी 130 करोड़ जनता का दिल जीतना चाहते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नवाचार की सरोकार भरी राजनीति की शुरुआत आज से 7 साल पहले देश में जो शुरू की है सरकार के रूप में, आप भी उसको अपनाइए। दलगत सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं डायरेक्ट बेनिफिट देने की, आप देखिए मैंने एक एक योजना का यहाँ पर किसके लिए बोल रहे हैं आप डायरेक्ट बेनिफिट? जी शरद जी, कौन सी समझने वाले समझ गए डायरेक्ट बेनिफिट। जी डायरेक्ट बेनिफिट शरद जी उन विधायकों को दिया ना, जिनको बेंगलोर ले गए थे उठाकर। चलिए चलिए राहुल सिंह लोधी को दिया डायरेक्ट करूंगा, मैं कंक्लूड करूंगा। डॉक्टर सत्य प्रकाश, मुख्यमंत्री की ये पहल निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल है इस मामले में कि वो लॉकडाउन के भी खिलाफ है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें समझनी होगी कि कोरोना जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक लॉकडाउन है, लेकिन कोरोना की भयावह स्थिति हमें लॉकडाउन की तरफ धकेलती है। हमने पहली बार भी इसे प्रेम से नहीं अपनाया और दुनिया के किसी देश ने नहीं अपनाया। इसको बहुत बारीकी से आप और हम समझें। हमारी नौकरियां गईं, हमारी अर्थव्यवस्था ज़मीन पर आ गई, हमारे लिए डिप्रेशन और तमाम तरह की बीमारियां खड़ी हो गईं। हमारी युवा पीढ़ी और हमारे स्कूली और महाविद्यालयीन बच्चों का एक पूरा साल 0 ईयर हो गया। कितने सारे लोग जो विदेश जाकर या अपने इंटरव्यू देने जाना चाहते थे वो नहीं जा पाए। कितने लोगों के रोजगार छिने। अब अगर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे, हम नहीं, दुनिया का कोई देश इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। साहब, इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि वो लॉकडाउन और कोरोना के बीच नज़र आए आपको और हमको, जिससे हम ये समझ सकें कि जितना खतरनाक कोरोना है लगभग उससे कुछ अंशों में कम लॉकडाउन है। तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और इसमें क्या चुनना है? मास्क को चुनना है साहब, सुरक्षा को चुनना है, सैनिटाइजर को चुनना है, स्वच्छता को चुनना है। आप टिंडे, टमाटर, आलू और सर्फ और ये सब खरीदते हुए वीर गति को प्राप्त होना चाहते हैं तो इससे निकृष्ट बात, माफ़ कीजिएगा मेरे शब्द अगर कटु लगे आपको, तो इससे कोई घटिया बात नहीं होगी सर कि हम अपनी लापरवाही करके खुद को संकट में डालें और दूसरे को भी संकट में डालें। थोड़ा संयम रख लीजिए। वैक्सीन आ गई है, जुलाई तक यह आंकड़ा 30 करोड़ तक अगर पहुंच जाता है, बल्ले बल्ले है सर। और अगर अगले साल हम करीब 50 करोड़ के आबादी को ये वैक्सीनेशन तक पहुंचा देते हैं, जो पहुंचा ही देंगे, तो हर्ड इम्यूनिटी नाम की जो चीज़ है वो भारत में भी डेवलप होगी और हम इस कोरोना से बेखौफ होकर मैदान में लड़ सकेंगे साहब। तो थोड़ा संयम बरत लीजिए भाई साहब। शादियां करिए, सुरक्षा से करिए, जन्मदिन मनाइए, सुरक्षा से मनाइए, थोड़ा संयम और बरत लीजिए, नहीं तो हम बहुत कष्टकारी स्थिति में हैं और भयानक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद बुंदेला जी, धन्यवाद पाठक साहब और धन्यवाद डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा। नमस्कार।